कार्यक्रम उद्घाटित हो चुका है, ऐसा मैं आज यहाँ पे घोषित करती हूँ। और हम दूसरे सत्र की ओर बढ़ते हुए हमारी संगठिका यहाँ पर एक वंदन गीत गाने जा रही है। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना। भारतीय संविधान को बार बार वंदना, भारतीय संविधान को बार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना। महात्मा फुले जी को बार बार वंदना, महात्मा फुले जी को बार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना, बार बार वंदना, हजार बार वंदना। बाबा साहेब आंबेडकर जी को बार बार वंदना, बाबा साहेब आंबेडकर को बार बार वंदना। बार बार वंदना, हजार बार वंदना। नारी तुम आस्था हो, प्यार हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एक आप आस हो। एकमात्र प्यार हो, चलो उठो, अपने अस्तित्व को संभालो। सिर्फ एक ही दिन नहीं बल्कि हर दिन नारी दिवस मनाओ। प्रस्तावना हमारे महिला संघ की संगठिका सुधाताई रंगारी प्रास्ताविक प्रस्तुत करेंगी। सर्वप्रथम आज दिनांक 8 मार्च आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या आपल्या सर्वांना मंगल सदिच्छा। माझ्या बंधू आणि भगिनींनो, आज महिला दिनाच्या निमित्ताने नेहमीप्रमाणे कामठी महिला संघाच्या वतीने हृदयस्थान असलेले जयस्तंभ चौक या ठिकाणी या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आलेले आहे। त्या निमित्ताने मला खूप आनंद होत आहे आणि मला अभिमान पण वाटत आहे त्या आमच्या महिला संघाचं, कामठी महिला संघाचे। कामठी महिला संघाची निर्मिती 2019 पासून झाली। कामठी महिला संघामध्ये एकंदरीत आमच्या 100 महिला आहेत। कामठी ही क्रांतीभूमी आहे। कामठीतून ह्या जगामध्ये सर्वप्रथम जय भीमचा नारा बाबू हरदास एलियन यांनी दिलेला आहे। तर ही क्रांतीभूमी आज कामठीचा इतिहास जगाच्या पाठीवर सर्वप्रथम मला हे सांगावंसं वाटते की दीक्षाभूमीवर जो भिक्षू संघांना प्रथम भोजनदान दिला हा कामठीतील महिलांनी दिला। कामठीचा महिलांचा इतिहास हा खूप थोर आहे आणि कामठीच्या महिलांनी ज्यावेळेस दीक्षाभूमी ज्यावेळेस बाबासाहेबांच्या 6 डिसेंबरला निर्माण झालं त्या ठिकाणी काही लोक मुंबईला तर गेले, कारण काही लोक जाऊ शकले नाही। तर दीक्षाभूमी या ठिकाणी कामठीतील महिलांनी विशेष करून बीडी कामगारांनी आपला 1-1 रुपया जमा करून 25,000 रुपये प्रथमतः कामठीतून दिलेले आहेत। तर कामठीचा हा थोर इतिहास असा आपण या कामठीच्या थोर इतिहासामध्ये आपण जन्म घेतलेला आहोत
आणि कामठी महिला संघामध्ये ज्या काही महिला आहेत, आज जो कार्यक्रम घडवून आणलेला आहे आपला महिला संघाने खूप अहोरात्र मेहनत घेतलेली आहे. या ठिकाणी मला आमच्या संघटकांना एकच सांगणं आहे की हे जो व्यवस्थितपणे कार्य सुरू आहे आपलं, तर या ठिकाणी कमीत कमी आजचा जो रहदारीचा प्रश्न आहे या ठिकाणी विशेष लक्ष द्यावे अशी मी त्यांना विनंती करत आहे. तो क्रांति की यदि पहल करना है तो क्रांति के पहल करने के लिए, क्रांति की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले हमें हमारा इतिहास देखना पड़ेगा. हमारे इतिहास के तरफ थोड़ा सा मुड़कर देखना पड़ेगा. और महिलाओं के लिए इस भारत देश के अंदर में जो महिला वर्ग है, उस महिला वर्ग को हमेशा दबाया रखा गया है. भारत देश के अंदर में बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन हर धर्म में हम देखते हैं कि महिलाओं का स्थान कहाँ है, महिलाओं का स्थान क्या है, महिला कहाँ है. जो इस सृष्टि की निर्माता है, इस सृष्टि को जिसने निर्माण किया है, उस निर्माण करने वाली जो व्यक्ति है, क्या भारत के अंदर में उसे व्यक्ति करके आज यानी हम जब 21वें सदी में नहीं, हम अभी 2023 में हम बात कर रहे हैं, तो आज तक के इस 21वें सदी तक के हम जब देखते हैं तो आज भी महिलाओं को दबाया रखा है. हम विश्व की महिलाओं की बात करते हैं. 8 मार्च जागतिक महिला दिन करके पूरे इस मार्च माह में मनाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत की महिलाएं जब जागतिक महिला दिन मनाती है, चाहे वो किसी सरकारी ऑफिस में हो, चाहे किसी भी संगठन के द्वारा हो, उन्हें उनका इतिहास याद होगा. मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि आज तक हमारे महिलाओं के जुबान पर जिस महिला ने 500 महिलाओं को सर मुंडवाकर, उनके हाथों में भोजन पात्र देकर और कासाई वस्त्र परिधान करके, क्योंकि वो तो एक राजघराने से आने वाली महिलाएं थी, लेकिन महिलाओं को समता का दर्जा देने के लिए अगर इस देश में जैसे हम बुद्ध धम्म की बात करते हैं तो पुरुष भिक्खु बन सकता है, तो क्या महिला भिक्खुनी नहीं बन सकती? और महिला भिक्खुनी बन के क्या धम्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकती? जरूर कर सकती है. और इसलिए सबसे पहले इस देश में महिलाओं के हक और अधिकार के लिए अगर किसी ने इस क्रांति की पहल की है, इस समता की पहल की है, तो वह है महाप्रजापति गौतमी जी. लेकिन क्या भारत की महिलाएं उन्हें याद रखती है? मुझे नहीं लगता कि 8 मार्च महिला जागतिक दिन जब मनाया जाता है तो कहीं सिर्फ यही मंच एक है, क्योंकि इस प्रोग्राम में बुद्ध धम्म को मानने वाले, बुद्ध धम्म को जानने वाले, बुद्ध धम्म को मानने वाले महिलाओं ने इस कार्यक्रम को रखा है. और इसलिए इस मंच पर मुझे महाप्रजापति गौतमी जी का मैंने तैल चित्र नजर आया है. महाप्रजापति गौतमी जी के कार्य से ही इस क्रांति की बाद में हम जब देखते हैं कि महान क्रांतिकारी माता सावित्री जी ने जो क्रांति की शुरुआत की है, तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपने इतिहास को देखा है और महाप्रजापति गौतमी का वारसान अधिकार लेकर ही उन्होंने अपनी क्रांति की शुरुआत की है. और इसलिए जब उन्होंने इस देश में शैक्षणिक शिक्षा का क्रांति की शुरुआत की और उनके इस कार्य में बहुत सारे रोड़े आने के बाद में भी वो टस से मस नहीं हुई है. और आज भारत की महिलाएं जो पढ़ लिख कर आगे बढ़ रही है और बड़े बड़े ओहदों पर हम विराजमान हुए हैं,
तो कहीं ना कहीं जिन महानायिकाओं ने हमारे लिए संघर्ष किया और संघर्ष करते हुए हमें यहाँ तक पहुँचाने का काम किया, हम आज भारत देश में पुरुषों के बराबर यदि चल रहे हैं तो वह इन महान क्रांतिकारी महिलाओं की वजह से चल रहे हैं। जिस देश में हम रहते हैं, अगर उसी देश के लोग अपने इन क्रांतिकारी पहल करने वाले महामानवों को अगर हम याद नहीं रखेंगे तो और कौन याद रखेगा। इतिहास बनाने वाले, इतिहास लिखने वाले कभी भी हमारे जो समतावादी विचारधारा में चलने वाले लोग हैं, जो समतावादी विचारधारा की पहल करने वाले महापुरुष हैं, महामानव हैं, महानायिका है, वह हमेशा इतिहास से बेदखल रही है। और इसलिए हमें समाज को उनका कार्य भी उजागर करना इस माध्यम से बहुत जरूरी है, निहायती जरूरी है। हम क्रांति की बात तो करते हैं, लेकिन हम जिस विज्ञान के युग में जी रहे हैं और बार बार हम जिन्हें अपने धर्म गुरु मानते हैं, मैं बोली कि मेरे सामने मेरे गुरु बैठे हैं, हमारे गुरु हमें जो शिक्षा देते हैं और इस वैज्ञानिक युग में वह कहते हैं कि हम हर कार्यक्रम की शुरुआत जब दीप जला के करते हैं या दिया लगा के या मेणबत्ती लगा के करते हैं, तो हम दीप किस लिए जलाते हैं? दीपक हम किस लिए जलाते हैं? दीपक तो हमारे बुद्धि का जलना चाहिए, लेकिन हम मेणबत्ती जलाते हैं या दिया जलाते हैं। तो दिया इसलिए जलाते हैं कि वो अंधेरे को नष्ट करता है। जहां अंधेरा हो और अंधेरे में हम एक दूसरे को देख नहीं सकते या कुछ हमारे सामने लिखा होगा उसे पढ़ नहीं सकते, और इसलिए उजाले की जरूरत होती है। तो उजाले के जरूरत के लिए हम दिया या मेणबत्ती जलाते हैं। लेकिन यहाँ तो बहुत बड़े बड़े ये मर्क्यूरी लाइट लगे हुए हैं, तो क्या मेणबत्ती की हमें आवश्यकता थी? हम तर्क संगत बात करें और तर्क के कसौटी पर हमने जाना चाहिए, यानी आगे रूढ़ी प्रथा परंपरा जो चली आ रही है उसे जैसे के वैसे चलाना, इसे मैं क्रांति नहीं समझती। हाँ, जब तक हमें इस बात का पता नहीं चलता और अज्ञानता में हम किसी भी बात की पहल करते हैं या किसी भी बात को चलाते रहते हैं तो वह अज्ञानता है। लेकिन जब उसका ज्ञान हो जाए कि हमने मेणबत्ती या दिया क्यों नहीं जलाना चाहिए, या मेणबत्ती जलती है या दिया जलता है, तो वो क्या ऑब्जर्व करता है, वो क्या लेता है, यानी इस प्रकृति से वो क्या लेता है जब जलता है। तो जब मेणबत्ती या दिया जलता है तो इस प्रकृति से जो मानवों को यानी जीवित इंसान को जिसे ऑक्सीजन की जरूरत है, अगर वो ऑक्सीजन मेणबत्ती या दिया ऑब्जर्व करता है तो हमें मिलने वाला ऑक्सीजन वो कम हो जाएगा। ऑक्सीजन की जरूरत हम लोगों को है, जीवित इंसान को है। आपने देखा होगा कि कोरोना के काल में लोग ऑक्सीजन से चल बसे हैं। तो हम विज्ञानवादी धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, हम कहते हैं कि बुद्ध धर्म रूढ़ी प्रथा परंपरा इस बात को नहीं मानता, बुद्ध धर्म यह साइंस को मानता है। तो हम क्रांतिकारी पहल करते हुए हमने भी बुद्ध कोई भगवान नहीं, कोई ईश्वर नहीं, हम उनकी पूजा या अर्चना नहीं करते, उनकी आराधना नहीं करते, उनसे कुछ मांगते नहीं है, तो हम उनसे सीखते हैं। हम उनसे सीखते हैं, हम मांगते नहीं और बुद्ध हमें देते नहीं। बुद्ध ने क्या दिया है? तो बुद्ध ने हमें ज्ञान दिया है। और बुद्ध कहते हैं अत दीप भव स्वयं दीप हो, स्वयं का दीपक स्वयं बनो, स्वयं के नाथ स्वयं बनो। तुम्हारा ना कोई स्वामी है और ना तुम किसी के गुलाम हो, स्वयं के स्वामी तुम हो।
हम स्वयं अपने रक्षक, हम अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। तो बुद्ध ईश्वर नहीं, बुद्ध परमेश्वर नहीं, बुद्ध आत्मा नहीं मानता, बुद्ध परमात्मा नहीं मानता, तो फिर हम पूजा पाठ नहीं करते, तो उजाले में दीपक क्यों जलाए? उजाले में दीपक क्यों जलाए? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ताई कि हम उजाले में दीपक इसलिए जलाते होंगे कि अंधेले से उजाले की ओर जाने के लिए परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बुद्ध धम्म दिया है। तो अभी उजाले से अंधेले के ओर लिए आने के लिए नहीं, तो उजाले से उजाले के तरफ जाने के लिए तो मोमबत्ती नहीं जला रहे हैं ये लोग, लेकिन फिर तर्क के तरफ आते हैं। तो उजाला किस बात में होना चाहिए? तो उजाला हमारे बुद्धि का होना चाहिए। अगर हमारे बुद्धि में ही अंधकार होगा तो चाहे कितने भी मर्क्यूरी लाइट क्यों न जलाए, हमें अंधकार ही अंधकार नजर आएगा। जाते जाते यही कहूंगी कि तय कर लिया है आज हमने नई समाज जलाएंगे, इस दौर के सियासत का अंधेरा मिटाएंगे। अरे कौन कहता है तुम्हें अबला, हम भी जापान की तरह भारत को बनाएंगे, हम भी जापान की तरह भारत को बनाएंगे। इन शब्दों से मैं विदा लेती हूँ। आपने मुझे बुलाया, मान किया, सम्मान किया, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। यहाँ पर आप लोगों ने जो महिला कमेटी की ओर से जो कार्यक्रम आयोजित किया, बहुत अच्छा लगा मेरे लिए, तो ये बहुत यादगार लम्हा रहा है। और यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्होंने जो डांस, गाने और जो अपना कला पेश किए हैं, बहुत अच्छा लगा। और उसी तरह यहाँ पर कुछ महिलाएं भी जो अपना डांस ग्रुप में पेश किया था, तो ऐसा कहा गया कि 60-70 साल के हैं। तब मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगी कि अपनी एज को कभी आप सामने मत रखिए। आपका हर दिन एक नया दिन है आपके लिए। आप जब सुबह उठते हो ना, तो एक नई जिंदगी लेकर उठते हो। जिस तरह एक बच्चा पैदा होता है ना, उसी तरह हम नया जीवन लेते हैं जब सुबह उठते हैं। तो इसलिए कभी अपनी उम्र को आगे मत रखिए, हमेशा नया काम करने की सोचिए। आप 60 के हो, 70 के हो, लेकिन ये मत सोचिए कि अब हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं। हम लेडीज़ हैं, आप अपने लिए काम करिए, अपना ध्यान रखिए। अगर एक महिला सशक्त होगी, स्वस्थ होगी, तभी एक परिवार भी हमारा स्वस्थ परिवार का निर्माण होगा, और उसी तरह एक स्वस्थ और सभ्य समाज का भी निर्माण होगा। तो आप अपने आप को कभी उम्र से मत आंकिए, मेरा ये कहना है सभी लेडीज़ से। क्योंकि जब हम सुबह उठते, आप जैसे आज ये महिला दिवस का जो प्रोग्राम लिया जा रहा है, तो मैं तो जैसे मैडम ने अभी इसके पहले स्पीच दिया है कि महिलाएं क्या क्या काम करती हैं घर के लिए, अपनी कितनी कुर्बानियां देती हैं। मेरा ऐसा कहना है कि महिला दिवस 8 मार्च को नहीं, रोज़ ही महिला दिवस मनाना चाहिए। और अपने लिए कम से कम आप लोग घर परिवार को तो संभाल ही रहे हो, लेकिन आज से ये तय करिए कि अपना मी टाइम आप सुबह कम से कम आधा घंटा मी टाइम करके आप अपने लिए निकालिए, तभी आप स्वस्थ एक बन पाओगे और अपना परिवार और समाज को भी सही दिशा में ले जा सकोगे। आप लोग बहुत सारे वक्ता लोग, अपने उषा ताई ने बहुत कुछ बातें बता दी है। सबसे पहले हमारे यहाँ पे ये स्टेज पे जो प्रजापति जिन्होंने क्रांति की शुरुआत की थी, महाप्रजापति गौतमी, इन्होंने क्रांति की शुरुआत की थी 2500 साल पहले, जब तथागत बुद्ध के समय। तथागत बुद्ध को संबोधि प्राप्त होने के बाद उनको खुद लगा कि भाई अभी सब मेरा चला गया, तो ये राजपाट छोड़ के मैं क्यों ना भाई अपने महिलाओं को तैयार करके संघ में निर्माण करूं, संघ में लाऊं। और ये शुरुआत उन्होंने महाप्रजापति गौतमी में की थी। साथियों, मुझे ये बताना है कि 2500 साल का इतिहास हमें तो याद करना ही करना है। ये 2500 साल का इतिहास हमें याद करने के लिए किसने मजबूर किया? अगर बाबा साहब ने, महात्मा ज्योतिबा फुले ने 1848 में ये संघर्ष की शुरुआत की नहीं होती, शाहू महाराज ने इस संघर्ष को पहल नहीं दी होती, 1902 में, 1922 में महात्मा फुले जी का जो काल था,
1848 से लेकर तो 1891 तक। उसके बाद सावित्रीबाई ने भी उनको साथ दिया, 97 तक वो कारवां चला। उसके बाद शाहू महाराज 1920 तक शाहू महाराजा का कार्य चला। शाहू महाराज ने क्या किया, जब 1920 में एक परिषद ली, महार परिषद, और वहां पे बता दिया कि भाई मैंने आपके लिए नेता चुन लिया हूँ, अभी ये नेता का आपको फॉलो करना है। और वो शाहू महाराज थे बाबा साहब को प्रोजेक्ट करने वाले। इसलिए हमें शाहू महाराज का भी जन्मदिन जो 26 जून में रहता है, वो दिन हमें उत्साह से साजरा करना चाहिए, क्योंकि महात्मा बाबा साहब ने ही कहा था। शाहू महाराज के बाद जब हमारा संघर्ष चला तो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 1990 में इसकी शुरुआत की। बाबा साहब का संघर्ष सबको पता है। 1920 20 मार्च, यही मार्च में अपना 20 मार्च 1920 उन्होंने मार का सत्याग्रह, 1927 में मनुस्मृति। बाबा साहब का संघर्ष 1956 तक ये चला। मीन्स 1848 टू 1948 तक ये 100 साल का इतिहास अगर आपको जानना है, ये 100 साल का इतिहास का संघर्ष का इतिहास बाबा साहब ने पूरा का पूरा लिपिबद्ध किया। वो लिपिबद्ध कौन था, क्या था वो ग्रंथ, जो भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इस भारत देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ये सारे चीजें बाबा साहब ने वहां पे लिपिबद्ध कर दिया। और वो 395 कलम ये दिए। कुछ मुझे हिंदी और क्या होता है ना, बॉम्बे में हम लोगों को मराठी बोलने की आदत है, और यहाँ पे तो कामठी में, नागपुर में ज़्यादा हिंदी चलती है, इसलिए थोड़ा सा भाषा समझने की आप कोशिश करिए। लेकिन मुझे जो कहना है, जो बताना है आप लोगों को, वो आप समझ सकते हैं कि हमारे महापुरुषों का जो संघर्ष हमें याद करके ये 100 साल का इतिहास, और उसके बाद 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ, वो 50 से लेकर तो 1956 में से ऐसा 150 साल का इतिहास हमें अगर याद करते हैं तो जरूर हम लोग उससे सबक ले सकते हैं। इसीलिए बाबा साहब कहते थे, नथिंग ग्रेट कैन बी अचीव्ड विदाउट स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइस। क्योंकि मांगने से तो भीख मिल जाती है, मांगने से भीख मिल जाती है, लेकिन अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो हमारा संघर्ष अभी रुका नहीं है, हमें संघर्ष करते ही रहना है। अगर अपने मंजिल पर पहुंचना है तो संघर्ष के सिवाय हमें पर्याय नहीं। साथियों, मैं और हमारे महिलाओं को बात, क्योंकि आपके नामों में ही, जैसे हमारे एक ताई ने प्रस्तावना जब रखा, वो ताई सुधा ताई थी, तो उन्होंने महिला का जो विश्लेषण किया, व्याख्या दी, वही व्याख्या को मैं रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, ये मेरा खुद का कि मही यानी पृथ्वी और हिला यानी हलवणारी, म्हणजे पृथ्वीला हलवण्याची ताकद जिच्यामध्ये आहे ती म्हणजे महिला। पृथ्वीला हलवण्याची ताकद जिच्यामध्ये आहे ती म्हणजे महिला। आणि अशा महिला इथे बसलेल्या दिसतात मला। इथे सगळ्या महिला अशा महिला दिसतात की ज्याच्यामध्ये ताकद आहे, आणि ती ताकद, जैसे मान्यवर कांशीराम जी कहते थे, मुझे बहुजन समाज बनाना है। मान्यवर कांशीराम जी क्या कहते थे, मुझे बहुजन समाज बनाना है। तो बहुजन समाज क्या एक ही रात में ये नहीं बनता, इसके लिए प्रोसेस होती है। और ये प्रोसेस जब बनने के बाद जब बहुजन समाज तैयार होता है, तो वो बहुजन समाज न बिकने वाला हो, वो बहुजन समाज कौन हो, न बिकने वाला हो। तो न बिकने वाला समाज पैदा करने के लिए, निर्माण करने के लिए हमें क्या करना है, बहुजन समाज पहले बनाना पड़ेगा। और वो बहुजन समाज कैसा बनाना पड़ेगा, प्रशिक्षित, जो प्रबुद्ध मीन्स प्रशिक्षित, दष्टपुष्ट और प्रशिक्षित, दष्टपुष्ट एंड बुद्धिवादी, ऐसे समाज की निर्मिति यानी प्रबुद्ध भारत की निर्मिति। मैं समझ गए आप, प्रबुद्ध मीन्स क्या होता है, प्रशिक्षित, दष्टपुष्ट और बुद्धिवादी समाज। बुद्धिवादी समाज मीन्स व्हाट, सत्य असत्य को जानने वाला, सत्य असत्य को
जानने वाला समाज अगर तो समाज में हम क्या महिला भी तो आती है ना, पुरुष आता है तो हमारे समाज, क्योंकि हमारी जो लड़ाई थी, हमारी पूरक लड़ाई थी, महात्मा फुले दाम्पत्य ने जो लड़ाई की है, तो हमारे वो सिर्फ स्त्रीवादी सावित्रीबाई का ही लेके नहीं चले। हमारी जो लड़ाई होनी चाहिए, हमारी पूरक एक में के पूरक काम होने चाहिए, क्योंकि आज तक तो इतिहास ये पुरुषों ने लिखा है, सब ग्रंथ पुरुषों ने लिखे हैं, लेकिन हमारे बाबा साहब, हमारे जो हम लोग जिसको सब कुछ बोलेंगे, क्योंकि आज हमें पढ़ने का, लिखने का, और आज हम अपने अधिकार की भाषा भी बोलते हैं, तो ये किसकी देन है? बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो बाबा साहब ने तो ये पहले ही एक में वैसे बाबा साहब थे जिन्होंने अपने मंत्री पर हमारे हक और अधिकार के हिंदू कोड बिल के माध्यम से उन्होंने खुद रजिस्ट्रेशन दिया। आज के तारीख में ऐसा कोई है माइका लाल कि जो अपने अपने पद के लिए, अपने महिलाओं के हक अधिकार के लिए कोई इस्तीफा देने के लिए तैयार है? नहीं। तो इसीलिए हमें हमारे बाबा साहब को ध्यान में रखते हुए, बाबा साहब को बाबा साहब के विचारों को, मानवतावादी विचारों को समझ के ही हमें तैयार होना होगा। और ये जो महापुरुष जो है, हमारे जो क्रांतिकारी जो महिला है, महानायिका है, ये महानायकों का इतिहास हमें ध्यान में रखते हुए, हमें अपने आप को प्रशिक्षित करते हुए और बुद्धिवादी दष्टपुष्ट समाज को बनाने के लिए अपने आप को भी पहले तैयार होना पड़ेगा, उसके बाद ही हम समाज को तैयार सकेंगे। और मान्यवर कांशीराम जी और भी एक बात कहते थे कि स्वाभिमानी लोग ही संघर्ष की परिभाषा कर सकते हैं, स्वाभिमानी लोग ही संघर्ष की परिभाषा कर सकते हैं, वरना जो स्वाभिमान नहीं है वो लाचार और गुलामी की जिंदगी जीते हैं। तो आपको गुलामी और लाचारी की जिंदगी जीना है तो आप फिर मनवादी व्यवस्था के मनवादी व्यवस्था को सहन करो। अगर मनवादी व्यवस्था को उपड़ना है, इनको उध्वस्त करना है, तो आपको मानवतावादी विचारों को साथ में जुड़ना पड़ेगा और समाज को जोड़ना पड़ेगा। आज जितने भी यहाँ पे महिला हो, 200-300 महिला होंगी, हर महिला ने अगर ठान लिया तो 365 दिन में 3 लाख के ऊपर महिला आपके साथ में रह सकती है और कामठी आप एक अच्छा निर्वाचन क्षेत्र बन सकता है। 8 मार्च महिला दिनाच्या निमित्ताने का होईना या ठिकाणी आपण सर्व कामठी शहरात एकत्रित झालेले आहात। ही तशीही ऐतिहासिक भूमी आहे। आमच्या मैत्रिणींनी आताच त्यांच्या संभाषणातून सांगितलेला जो काही या कामठी शहराला इतिहास लाभलेला आहे तो आपणा सर्वांना ज्ञात आहे। मी काही फार मोठी वक्ता नाही, परंतु आयोजकांनी माझी या ठिकाणी अशी काही प्रशंसा केली। बऱ्याच वर्षापासून मला बोलण्याचा तसा आता तशी सवय राहिलेली नाही, परंतु मी ज्या क्षेत्रात काम करते, आपणही अर्थार्जनासाठी का होईना, परंतु ज्या ज्या ठिकाणी कार्य करतात ते देखील एक सामाजिक कार्यच आहे। आणि मला नेहमी वाटत असते की मी ज्या सोशल वेलफेअर या विभागामध्ये काम करते, आदिवासी विभागात, तर ते काम देखील वेलफेअरचंच आहे, सामाजिक विकासाचं काम आहे आणि ते करण्याची मला या माध्यमातून संधी मिळालेली आहे आणि शासन मला त्याचा पगार देखील देते। तर मग पैसे घेऊन मी एक चांगलं सोशल वर्क करू शकते ही भावना मी माझ्यामध्ये नेहमीच ठेवते आणि त्यामुळे माझ्याकडून एक चांगलं कार्य व्हावं असं अपेक्षित करते आणि ते कार्य करीत असते। तर मला वाटते की आपणातीलही बहुसंख्येने असलेली लोक जी काही अर्थार्जन करतात, तर जेही काही कार्य आपल्या वाट्याला आलेलं आहे तर ते देखील सामाजिक कार्य आहे, कारण समाज शिक्षणाची नितांत गरज आहे। आज आपण जे काही म्हणतो की राजकीय क्षेत्रामध्ये असं होते आहे, तसं होत आहे, ही लोक निवडून जातात, आमच्याबद्दल आवाजही उचलत नाही, आमच्याबद्दल काही बोलतही नाही, किंवा लोकहिताच्या कामासाठी त्यांचा कधीच काही कृती दिसत नाही। तर समाज जसा असेल तसंच नेतृत्व समाजाला लाभत असते। तर कुठेतरी या समाजाची घडी पुन्हा विस्कळीत झालेली आहे ती आपल्याला दिसत असेल, कारण जेव्हा आपण आपल्या महामानवांचा इतिहास बघतो तर त्या सर्वांनी बदल घडवून आणण्यासाठीच तर प्रयत्न केले। त्या वेळेला ही घडी विस्कळीत झालेली होती आणि म्हणून त्यांनी प्रयत्न करून करून हा इथपर्यंत जो काही गाडा आणलेला आहे तो पुढेही आपल्याला जर वाटत असेल की आमच्या येणाऱ्या पिढ्यांना देखील एक चांगले दिवस लाभले पाहिजेत, त्यांनाही चांगले क्षण मिळालेले पाहिजेत, अशी जर इच्छा असेल
तर तुम्ही काही कुणासाठी काम करीत आहात असं मुळातच समजू नका. हे काम मी माझ्या स्वतःसाठीच करत आहे. कारण मला मूलतः वाटतं की मी ज्या समाजात राहते, ज्या आजूबाजूची लोक माझ्या संपर्कात आहेत, ती देखील माझ्याशी चांगले वागले पाहिजेत. आणि ते जर चांगले वागले पाहिजे असं जर अपेक्षित असेल तर मला त्यांच्याशी चांगलंच वागावं लागेल. आणि म्हणून यात कुणी स्वार्थ जरी म्हणत असेल, आम्ही जेही काम घेतो आहोत ते कुणा दुसऱ्याच्या हिताचं करतो आहोत असं म्हणण्यापेक्षा मी माझ्या स्वतःच्यासाठी एक चांगली भूमी तयार करत आहे, चांगलं समाजाचं एक वातावरण निर्माण करत आहे. आणि त्यासाठी आपणा सगळ्यांनी स्वतःच्या जगण्यासाठी का होईना, कारण या भूतलावर जर आम्ही मानव म्हणून जन्माला आलेलो आहोत तर मग जगण्याचा उद्देश काय. पशु पक्षी प्राणी ते सुद्धा जगत आहेतच, मग त्यांच्यासारखं जगता येईल का आम्हाला. आणि आम्ही जर पशु पक्षी प्राण्यासारखं जर जगू शकत नाही, आम्ही स्वतःला पशु पक्षी प्राणी समजत नाही, तर जर मानव समजतो तर मानवासारखंच आमचं जीवन असलं पाहिजे, मानवासारखंच आमचं जगणंही असलं पाहिजे. नाही तर अशी आमच्या आधी आम्ही आज 1000-2500 वर्षापासूनच्या इतिहासाचं या ठिकाणी मांडणी करतो. 2500 वर्षामध्ये कितीतरी लोक जन्माला आले असेल आणि कितीतरी निघून गेले असेल. किती लोकांची नावं आपल्याला आठवणीत आहेत. मी माझ्या पंजाला ओळखतही नव्हती, त्याची जयंती पुण्यतिथी, त्याचा जन्म कधी झाला, तो कधी मृत पावला याचा माझ्याजवळ लेखाजोखा नाही. परंतु या महानायकांनी केलेलं कार्य, आमच्या महानायकांनी केलेलं कार्य, ज्यांनी समाजासाठी काहीतरी देणं लागते या भावनेतून जे कार्य केलेलं आहे ते आजच नव्हे तर येणाऱ्या इतिहास म्हणजे भविष्य काळात देखील तो पूर्ण इतिहास चालत राहणार आहे. तो आमच्या माध्यमातून का होईना किंवा येणाऱ्या पिढ्यांच्या माध्यमातून होईना. परंतु जर जन्माला आला, काहीतरी एक आयुष्य जगला आणि निघून गेला, त्या जगण्याचा आनंद देखील ज्याला घेता आला नाही तर त्या जगण्याला मानवाचं जगणं तरी म्हणता येईल का. आणि कुणी म्हणत असेल की पुन्हा पुनर्जन्म येईल आणि तेव्हा मी जे काही राहिलेलं कार्य आहे ते करून टाकेल. आता हा जन्म तर अगदी मौज मस्तीत घालवतो. कारण आजचं एकंदरीत वातावरण जर पाहिलं तर या बहुजन समाजाला गुलामीमध्ये जगण्याचं एक प्रशिक्षण दिलं जात आहे. त्याची जाणीव कदाचित इतरांना होत नसेल, पण ते प्रशिक्षणाचे माध्यम फार वेगळे वेगळे आहेत. एक बॉक्स आपल्या घरात आलेला आहे, त्या माध्यमातूनही आम्हाला गुलाम बनवण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते. कारण आम्ही एकीकडे म्हणतो की ज्या जुन्या रूढी परंपरा, उषाताईंनी फार चांगलं या ठिकाणी विवेचन केलं की ते आम्हाला त्यागायचं आहे, ते सोडायचं आहे, तेच घेऊन चालायचं नाही, नवीन निर्माण करायचं आहे. पण नवीन निर्माण करण्यासाठी जुनं त्यागण्याची देखील तयारी असली पाहिजे. जुनं पण घेऊन चालाल, नवीन पण स्वीकारतो म्हणाल तर तुमची ती पूर्ण सरमिसळ होईल आणि त्यात काय स्वीकारायचं काय सोडायचं याचं भान सुद्धा राहणार नाही. आपण स्वतःला आधुनिक म्हणवतो, आधुनिक संसाधनाचा वापर पण करतो. इथे बसलेला पूर्ण सगळा वर्ग जेही असेल त्या प्रत्येकाच्या हातामध्ये अँड्रॉइड मोबाईल आलेला आहे. ते संसाधन तर आमच्या हातात आलं, पण त्याचा वापर कसा करायचा हे माहिती आहे का. असेही महाभाग बघितले, मोबाईल दुकानातून आणल्यानंतर त्याच्यावर हळदी कुंकू टाकणार, त्याची पूजा करणार, आणखी काय करणार, आणि हा मला पूर्ण काळासाठी चांगला राहायला पाहिजे कारण घराघरात कॉम्प्युटर आले. त्यावेळेलाही मी हा अनुभव घेतलेला आहे. तर विज्ञान तर स्वीकारलं, पण कशा पद्धतीने. कारण एकीकडे मागे मला वाटते पेपरमध्ये आलेली मोठी बातमी होती की ते काय कुठले विमान, लढाऊ विमान आणले आणि त्याला देखील मिरची आणि काय लिंबू वगैरे बांधण्याचा जो प्रयोग झालेला आहे. तर अशा या युगामध्ये विज्ञानाची जोड घेऊन आम्ही चालणारे, पण कुठंतरी पुन्हा रूढी परंपरा आणि अवैज्ञानिक गोष्टीला स्वीकारणारे. तर दोन्ही गोष्टी एका वेळेला कशा चालू शकतात. एकीकडे तर आम्ही म्हणतो की आम्ही तथागतांच्या विचारांनी चालणारा देश निर्माण करणार आहोत, परंतु त्याच तथागतांच्या विचारांनी चालणारी जी सोकॉल्ड लोक स्वतःला एकीकडे बुद्धिस्ट म्हणतात, कागदावर बुद्धिस्ट लिहिल्याने बुद्धिस्ट होणार का.
कितीतरी जणांच्या कागदावर असेलही लिहून, त्यांनी काय तुमची ओळख बुद्धिस्ट म्हणून. तुमच्या पूर्ण एकंदरीत जीवनमानामध्ये ते बुद्धिस्ट तत्वज्ञान दिसलं पाहिजे, ते कृतीत असलं पाहिजे. तर तुम्हाला कुणाला कागद दाखवायची गरज पडणार नाही की बाबा हे बघा मी बुद्धिस्ट आहे. तुमचं एकंदरीत वावरणंच जर बुद्धिस्ट सारखं असेल, तो विज्ञानवादी दृष्टिकोन घेणार असेल, ते घेऊन चालणार असेल, तर तो संस्कार मुलांना तुमच्या घरात देखील तुम्हाला सांगावं लागणार नाही की बाबा रे हे असं वागावं लागतं. कारण तू चोरी करू नकोस, तू खोटं बोलू नकोस, असं त्याला वारंवार सांगितल्याने तो तसं खोटं बोलणार नाही किंवा चोरी करणार नाही. तर माझा बाप काय बोलतो, माझी आई काय बोलते, ती खरं बोलते की खोटं बोलते. बाप जर खोटा बोलत असेल, त्याचा कोणी एखादा मित्र आला आणि त्याला मित्राला जर भेटायचं नसेल तर लगेच पोराला म्हणेल जा जा सांगून दे पप्पा घरी नाही. आता मला सांगा की तो भले इकडे किती त्रिशरण पंचशीलाच्या गाथा म्हणत असेल आणि मुलाला जर या पद्धतीने जर तो आचरण देत असेल किंवा त्याच्या समोर जर असं वर्तन करत असेल, तर याला कुठला बुद्धिस्ट म्हणायचा? मला हा नेहमी प्रश्न पडतो आणि हा लहानपणापासून पडतो. कारण मी ज्या एरियामध्ये राहत होते तिथेही अगदी रोज हे सगळं व्हायचं. ते होऊ नये असं मी म्हणत नाही, त्रिशरण पंचशील म्हणू नये असं माझं काही त्यावर आक्षेप नाही. परंतु जी लोक हे रोज वारंवार पठण करतात, मग त्याच्या वागण्या बोलण्यात का बरं ते दिसून येत नाही? इकडे बिलकुल त्या तासभराच्या अवधीसाठी काय तो स्वतःला तेवढ्या याच्यात भ्रमिष्ट झाल्यासारखा म्हणतो आणि लगेच बाहेर आल्यानंतर पुन्हा जोराने बोलले, पुन्हा कुणावर तरी रोष व्यक्त करणे, कुणाला पुन्हा रागवणे, या ज्या काही घटनाक्रम आहे तर ते तर तसंच झालं ना. ते तिकडं पोपटपंची सारख्या पोथ्या वाचतात, कुठल्या तरी आरत्या म्हणतात आणि पुन्हा आपल्या घरी आल्यानंतर तसंच वर्तन करतात. तर त्याच पद्धतीने आपण या धम्माला घेणार आहोत की त्यात काही विचार करून त्याला स्वीकारणार आहोत, हा आपण सर्वांनी विचार करावा असं मला प्रांजळपणे वाटते. कारण जितकेही विहार आहेत त्या प्रत्येक विहारामध्ये जाणाऱ्यांची संख्या फार आहे. प्रत्येक रविवारी आपल्या लहान सहान मुलांना घेऊन जावे असं सगळे अपेक्षित करतात, परंतु कृतीत जेव्हा दिसत नाही तेव्हा फार वाईट वाटतं की काय यासाठी मग ते तिकडे त्या याच्यावर पाणी ओततात, दूध ओततात, आणखी काय ओततात. त्याच पद्धतीने जर आम्ही येऊन अगरबत्ती मेणबत्ती लावणार आणि सगळे बसणार आणि सगळे त्रिशरण पंचशीलच्या गाथा म्हणणार आणि पुन्हा घरी आल्यानंतर बाप मायवर ओरडते, माय बापावर ओरडते, पोरगा आईवर हे करतो, असंच जर त्या कुटुंबामध्ये चालत असणार तर याला आम्ही धम्माचं आचरण करणारा समाज नाही म्हणू शकणार. हे कुठेतरी आम्हाला विचार करावा लागेल असं माझं स्वतःचं मत आहे. आज का जो हमारा विषय रहा है और इस विषय संबंधित हमारे बीच मंचक पर उपस्थित हमारी वक्ताएं, बड़ी बड़ी वक्ताएं हैं, उन्होंने सभी ने बताया कि मान्यवर कांशीराम जी के साथ उनका बहुत ही करीबी रिश्ता रहा है, उनकी विद्यार्थी रही है. ऐसा पूरा समुच्चय उनका आज मिलाप हुआ है, ऐसे मुझे लगता है. ये बहुत अच्छी बात है, हमारे महिला संगठन के लिए बहुत अच्छी बात है. उन्होंने हमारे उषाताई बौद्ध है, इन्होंने बहुत अच्छा महिलाओं के इतिहास के बारे में जो बात बोली है वो बहुत ही मार्मिक बात है कि हमने उस गुलामी की तरफ से हमने अपनी दिशा को कैसे उजाले की तरफ ले जाना है, इस पर उन्होंने बहुत अच्छा जोर दिया है. उसी प्रकार हमारी जो सुधाताई महल्ले है जो बॉम्बे से आई है और कामठी से उनका जन्म स्थान रहा है, तो ऐसे ही कामठी में जन्म लेने वाली, जिस कामठी में बाबू हरदास एलन जिन्होंने जय भीम का नारा दिया, ऐसे नारा देने वाले कामठी से वो बिलोंग करती है, वो भी इस प्रोग्राम में आई और उन्होंने समतावादी समाज की निर्मित में हमारा क्या योगदान रहना चाहिए इसके बारे में उन्होंने बात कही है. और जिस तरीके से आज के युग में आज का जो नौजवान है वो किस तरीके से हमारे तांत्रिक
हमारे मोबाइल, हमारा जो क्या बोलते उसको, मोबाइल की जो एक लत लगी है आज के नौजवानों को, और उस दिशा में नौजवान किस तरीके से भटक रहे हैं, तो उसको भटकने में अगर कोई मदद कर सकता है तो वो घर के लोग हैं। और जब तक घर के लोग उन्हें सही तरीके का संस्कार नहीं देंगे, ऐसा बौद्ध धर्म का संस्कार बताने वाली हमारी मगर मैडम, इनको मैंने सबसे पहली बार सुना है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। मैंने कभी इनको सुना नहीं था, लेकिन आज पहली बार सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने ये आज संसार को जीते वक्त हमें किस मूल्यों की ज़रूरत है, ये मूल्यों को बताने वाली हमारी मगर मैडम, इन सभी ने अपने अपने विचार आज इस मंच पर रखे, बहुत अच्छा लगा। उसी प्रकार अथक प्रयास करने वाली हमारी विद्याताई भीमटे आज के कार्यक्रम की उद्घाटक थी, लेकिन समय की कमी की वजह से उन्होंने अपना संभाषण रोका। उनकी बहुत सारी ऐसी मदद होती है हमारी महिला संगठन को मजबूती करने में, उनकी बहुत सारी मेहनत है। उन्हीं की वजह से आज हमारा महिला संगठन इस कामठी में पनप रहा है। दूसरी ताई है हमारी सुधा ताई, जो इस प्रोग्राम की प्रास्ताविका है, वो भी इसी महिला ग्रुप से तैयार हो रही है और वो भी अच्छा कार्य कर रही है। आज का जो विषय हमारा है, जैसे कि आप यहाँ पर जितने भी हमारे वक्तागण हैं, उन्होंने तो अपनी अपनी बात कही है, फिर से मैं वो बात मैं दोहराना नहीं चाहूँगी। लेकिन आज के युग में देखो महिलाओं का किस तरीके का दमन हो रहा है। प्राचीन काल में होता था, उसका रूप अलग था, मध्यकाल में हो रहा था, उसका रूप अलग था, लेकिन आज का जो युग है, आज हमारे महाराष्ट्र के अंदर में जितने भी मंत्री बने हैं अभी, उसमें एक भी महिला मंत्री नहीं है। देखो कितना बड़ा अपमान है। क्या इनको एक भी महिला ऐसी दिखी नहीं कि वो मंत्री बनने के लायक हो? आज का ये युग का ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि आज भी हमें इस लायक समझा नहीं जा रहा है, जबकि हमें 33% आरक्षण मिला है। उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने 33% आरक्षण के साथ 50% आरक्षण की बात उन्होंने कही है, तब जाके हमें उनके संघर्ष से हमको 50% आरक्षण हमें मिला है। लेकिन आज हम देखते हैं कहाँ है हमारी महिलाएं? संसद में दिखती है 50%, कहाँ दिखती है? तो इस तरीके से ये महिलाओं का अपमान आज भी जारी है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने हमारे बराबरी के हक के लिए, उन्होंने हमारे हिंदू कोड बिल में महिलाओं को एक बराबरी का हक दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी आज नगर परिषद में, ग्राम पंचायत के चुनाव में हमें कोई भी आरक्षण दिया नहीं जाता। लेकिन जिन भी महिलाओं को, जो भी महिलाएं, आज देखो महिलाओं की स्थिति क्या है, जो भी महिला है जो चुन के आती है वो घर में बैठती है और उनके नाम पर पुरुष राज करता है, साइन वो करता है। आज की स्थिति ये है। तो ये ऐसी स्थिति कब तक रहेगी? कब तक हमारी महिलाएं पीछे पीछे भागती फिरती रहेंगी? आज देखो सरकार कहती है कि महिला सशक्तिकरण उसका होना चाहिए, लेकिन आज भी हमारे जितने भी बचत गट है, बचत गट पूरे कामठी में है पूरे कामठी में छोटे छोटे बचत गट है। अगर आप बैंक जाओ और उनको कहो कि हमको 5-10 लाख का हमको लोन दीजिए बचत गट को, तो बैंक सीधा नहीं बोल देता है। फिर कैसे होगा हमारा सशक्तिकरण? कैसे होगा? तुम छोटी सी मदद देने के लिए आगे पीछे देखते हो, उसमें हमारा कोई प्रावधान नहीं है कि बचत गट तो निर्माण हुए हैं, लेकिन उसकी बढ़ोतरी के लिए कुछ भी हमारे पास आर्थिक मदद के लिए कोई बैंक भी हमारे साथ नहीं है। ये कितना बड़ा अपमान है। यानी महिलाओं के ऊपर तुम्हारा इतना भी विश्वास नहीं है। और दूसरी बात है, हमारी महिलाएं पढ़ी लिखी है,
उसके बावजूद भी आज की दौर में उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। ये हमारे ताजे उदाहरण है, ताजे उदाहरण है हमारे कि आज भी हमको नौकरियां नहीं मिल पा रही है। क्यों नहीं मिल पा रही है, इसका भी हमें कारण देखना चाहिए, हमने सोचना चाहिए कि हमको क्यों ये नौकरियां नहीं मिल पा रही है। आज की दलित और पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको आज भी उनके ऊपर बलात्कार जैसी घटनाएं घट रही है। हमारे कामठी में भी ऐसी कई घटनाएं हुई है जिसका आप लोगों को शायद पता हो या नहीं हो, लेकिन मैं बताना चाहूँगी कि हमारे कामठी में भी 3-4 ऐसी लेडीज है जो पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक़ रखती है, तो उनके ऊपर उत्पीड़न और बलात्कार जैसी घटनाएं घट रही है। तो ये घटना कैसी कम हो, ये घटना क्यों घटती है? क्यों घटती है? क्योंकि वो महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, उनकी कोई गरिमा नहीं होती, परिवार में उनको निचले स्थान पर देखा जाता है, दोहरी भूमिका उसको मिलती है वो स्त्री को, जबकि स्त्री के आधार पर ही पूरा परिवार की नींव रखी जाती है। स्त्री ही वो परिवार की एक ऐसी व्यक्ति होती है जिसके आधार से ही पूरा परिवार चलता है। फिर जब ऐसा होता है तो फिर महिलाओं को दोहरा स्थान क्यों मिलता है? उसका कारण है कि वो महिला अपने पैरों पर खड़ी नहीं होती, आर्थिक रूप से वो सबल नहीं होती। इसीलिए मैंने ऐसे कई घर देखे जिनके घर में महिला कमाती नहीं है, उनको कोई महत्व का स्थान नहीं होता, और जिनके महिलाएं कमाती है, जिसकी बीवी कमाती है, उनका पति क्या करता है? हाँ, तू पोड़ा करते ना, मैं भाजी बनोतो। इन सारी समस्याओं से लड़ने के लिए हमें एकजुट होना होगा। हमारी समस्याओं से हमें रास्ता निकालना होगा, इसलिए हमको एकजुट होना है। जो भी हमारी महिलाएं है, जो सरकारी हुद्दे पर है, जो इंजीनियर है, डॉक्टर है, इन सभी को एकजुट होकर हमारी खुद की लड़ाई हमको लड़नी होगी। विचार मंच उपस्थित हमारी मुख्य संगठिका विद्याताई भिमटे, इनका मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। उनकी मेहनत और छोटी सी छोटी बात पर लक्ष्य केंद्रित करना और हम सभी संगठिकाओं का हौसला देते हुए इतना बड़ा आयोजन सफल करने में उनका योगदान अमूल्य है। थैंक यू सो मच विद्या मैम। इस कार्यक्रम के अध्यक्षा अर्चनाताई सोमकुमार, कामठी महिला संघ कामठी, जो अपने कर्तव्य को निभाते हुए इस कार्यक्रम के अध्यक्षीय मनोगत से कामठी महिला संगठन का कार्य और ऊंचा कर दिया, उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो मच अर्चना मैम। इस कार्यक्रम की महिला संघ कामठी की संगठिका सुधाताई रंगारी, इन्होंने जो प्रास्ताविक आपके सामने प्रस्तुत किया है, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच सुधाताई। इस कार्यक्रम में बहुत ही निर्धार पूर्वक बातें विचार रखकर अपना बहुमूल्य समय दिया है, ऐसे हमारे चंदाताई मगर का मैं अपनी महिला संघ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच चंदा मैम। उषाताई बोध मैम, इन्होंने भी अपने बड़े महत्वपूर्ण मनोगत यहाँ प्रस्तुत किए और बड़ी ही सरलता से हमारी विनंती को मान देकर आए और अपना बहुत ही कीमती समय हमारे लिए दिया है। इनका भी तहे दिल से हमारी महिला संगठन की ओर से धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू सो मच मैम। विशेष अतिथिगण, सम्माननीय नागरिक और सभी सामाजिक संगठन के पदाधिकारी, आपने भी अपना बहुत ही अमूल्य समय देकर हम इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया है। मैं कामठी संघ की ओर से आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। पुलिस सुरक्षा विभाग का भी मैं कामठी महिला संघ की ओर से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आई सैल्यूट यू टू पुलिस डिपार्टमेंट। थैंक यू सो मच। उसी के साथ जो सुबह से लेकर शाम तक हमारे संगठन के लिए डेकोरेशन करने वाले जो चौरे दादा है और साउंड सिस्टम, इनको भी मेरा संगठन की ओर से तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच दादा। भिकुनी संघ का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ हमारी महिला टीम की तरफ से। और आज जिन्होंने हमारे सबके लिए जो बहुत ही अच्छा खाना बनाया है, वो भी एक महिला है, तो इनका नाम रंजना ताई है। इनको भी हमारी संगठन की ओर से रंजना ताई और उनकी टीम को धन्यवाद। थैंक यू सो मच रंजना ताई, ऑल टीम।
और हमारे सभी संगठिका जिन्होंने बिना इस महिला सम्मेलन का कार्य पूरा नहीं हो सकता, ऐसी हमारी संगठिका जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आर्थिक और मानसिक रूप से जो निधि जमा करने से लेके सभी कामों में अग्रसर रहकर तन मन धन से जुटे रहे, इन सभी को अपने तरफ से धन्यवाद देती हूँ। और आज इस महिला सम्मेलन का कार्यक्रम यही समाप्त हुआ है ऐसी घोषणा करते हुए